खबर में खुश आमदेद नाज़रीन। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। 16 दिसंबर हमारा दिल लहू से भर जाता है, इस तरह सकूत ढाका हुआ था और फैज़ साहब ने कहा था कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मदा रातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। उसका जिक्र करेंगे, क्या हमने सबक सीखे, इस हवाले से चले गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे साथ होंगे। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल खबरें, मार्च से पहले क्या होने जा रहा है, हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को नोटिस देने का फैसला, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता खाकम बदन, ये जो दिवालिया होने की बातें हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर हमें एक माहिर मैशदान से बात करेंगे। वेलकम जनरल साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और भट्टी साहब, जनरल साहब तो उस में यानी प्रिजनर ऑफ वार भी थे, इन्होंने वहाँ पे कैद की सौतें काटी, और मुझे ये भी पता है कि मेरे एक अजीज़ के साथ इन्होंने फरार की भी वहाँ से बेपनाह काबिशें की। जनरल साहब, हम आते हैं इस बात में, पहला सवाल मैं ही कर देता हूँ, हैव वी लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम दैट डिबैकल? नो सर, वेरी सिंपली पुट, नो सर। क्यों जनरल साहब, ये सकूत ढाका तो आज भी हमारी पाक फौज की कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं, तो हमें इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हम अपनी डायरेक्शन क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? बट साहब, मसला दो तरह से है। एक तो ये है कि हमने पाकिस्तान की तारीख को सही मुरतब करने की कोशिश नहीं की और अपने अपने हीरोज और अपने अपने विलन बनाकर हमने तारीख के जो हक़ाइक़ थे, ना सिर्फ उनको बस किया बल्कि सारा कॉन्टेक्स्ट ही डिस्टॉर्ट करके रख दिया है, जिसकी वजह से आज अगर हम लेसन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो चंद शख्सियात के इर्द गिर्द घूम के रह जाते हैं। कौमी सतह पर हम इसकी बात ना करते हैं, ना करते हुए हमें करते हुए दरअसल इसकी थोड़ी झिझक भी आती है। और कुर्बानियाँ आप देते रहें, लेकिन अगर आप कुर्बानियाँ गलत जगह पे देते रहेंगे और गलत तरीके से देते रहेंगे तो कौम उन कुर्बानी को याद तो रखेगी, लेकिन कुर्बानी से हासिल क्या होगा आपके लिए? बहुत जरूरी अमर ये है, अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले आपको सही लड़ाई का इंतखाब करना पड़ता है, फिर सही मैदान जंग का इंतखाब करना पड़ता है, फिर अपने दुश्मन का सही इंतखाब करना पड़ता है, और फिर उसको जंग लड़ने के लिए तरीका आपको सही चुनना पड़ता है। अगर इसमें कोई एक चीज भी गलत हो जाए तो फिर जंग के नतायज जाहिर है सही नहीं होंगे। ये मेरी अपनी जाती नाकिस राय है, हो सकता है लोग इसे एग्री करें ना करें, लेकिन इस जो हादसा आज जिसके बाद शोक मना रहे हैं कह लीजिए, वो 16 दिसंबर 1971 को नहीं हुआ, हादसा उससे बहुत पहले हो चुका हुआ था। उसके बाद हम उस हादसे को समेटने के लिए जो गलतियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए हमने बेशक गलतियां दुरुस्त नहीं की। हम ये भूल गए कि ये बंगाली कौन है एक्चुअली। ये वो कौम थी जो बाई चॉइस बहैसियत ये शूदर थे बेचारे, हिंदू मजहब में भी इनकी वक़्त कुछ नहीं थी। ये जौक दर जौक ना से मुसलमान हुए, बल्कि बाकी बर्रे सगीर से 100 साल पहले इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी सईदौला की सरबराही में। फिर इन्होंने अपने आप को बंगाल से अलहदा करके मशरकी बंगाल बनाया, और फिर इन्होंने पाकिस्तान की तहरीक की बुनियाद रखी, मुस्लिम लीग को वहां से जन्म दिया। इन लोगों को ना हम समझ सके, ना हमने समझने की कोशिश की, ना हम ये जान सके कि ये हमसे बराबरी क्या है चाहते हैं, और हम बराबरी देने की बात भी की, पैरिटी की, तो वहां पर भी हम डंडी मार गए। तो बहुत सारे वजूहात हैं। फिर अपने जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है, वो बहुत जाहिर है कि जब एक शिकस्त हो गई है, इसमें आपकी सियासी गलती भी है। एक सियासी मसले को ताकत के जरिए हल करने की कोशिश, ये वो सबक है जो हमें समझना चाहिए। हमें अच्छा हर शहरी जनरल साहब, गुजारिश है कि पाक फौज की कुर्बानी, और आप भी वहां कैद रहे, वो नाजर बताएं इस कौम को कि इस ये पाकिस्तान के कायम रखने में फौज का क्या किरदार है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो कैसा सलूक करते थे आप लोगों से, हमारे भाइयों से, फौजी से, बहन से? देखिए, हमारी जंग उनसे तो शुरू बहुत पहले की हो चुकी हुई थी। ये अप्रैल में पहला हमारा टाकरा हुआ था 1971 में भारतीय फौज के साथ। उसके बाद से लगातार जब ये होते आए, जब ये 16 दिसंबर का हुआ तो उसके बाद से तो उनकी जो एक तहजीक का पहलू सबसे नुमाया था उनके लिए। जब हमें वो ला रहे थे भारत, तो हमें 48 घंटे ना खाने को, ना पीने को, ना कहीं रहने को, जानवरों की तरह लाद के लेके आ गए हमें बाद।
फिर जब कैद में लेके आए तो उस वक्त उनका ख्याल ये था कि इनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि ज़हनी तौर पर शिकस्त खा जाए ये लोग। और इसी तरह उन्होंने हमें जो जिस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की, कि हमेशा कोशिश ये थी कि ये ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा कौम वापस जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे लोग ना सिर्फ ये कि अपने मशरक़ी पाकिस्तान के सानिया को याद करने लगे, बल्कि वो एक नए जज्बे के साथ उठ खड़े हुए। और अल्लाह का फजल है कि कैद में भी हमने किसी ने अपने आप को ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं होने दिया, अपने आप को जिस्मानी तकलीफें हमने बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अपने आप को स्टेज पर नहीं जाने दिया। जनरल साहब, मैं थोड़ा सा आपसे एक एनालिसिस ही चाहूँगा। 24 साल हम इकट्ठे रहे, और जब हम इकट्ठे थे तो ईस्ट पाकिस्तान जिसका नाम है, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, उनमें लिटरेसी नौखानदगी जो है वो हमसे ज़्यादा थी, ख़वातीन पे जुल्म ज़्यादा थे, गुर्बत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, हर चीज़ नेगेटिव है। मैं डाटे की बात कर रहा हूँ। आज जब उनके 50 साल उन्होंने गुजारे हैं, एक 24 साल हम इकट्ठे रहे, 50 साल से हम अलग अलग हो गए। आज हमारी तकरीबन पर कैपिटा कोई $1200 के करीब है, जबकि बांग्लादेश चला गया 2000 के करीब। पाकिस्तान की GDP इस वक्त $265 बिलियन है, उनकी 324 है। पाकिस्तान में जो एज इस वक्त है वो 67 ईयर्स है, वहाँ पे 72 है। पाकिस्तान जो कि कॉटन का दुनिया में 10 बड़े ममालिक हैं, उनमें हम शामिल हैं। हम $25 बिलियन की एक्सपोर्ट पिछले साल की है, उन्होंने $45 बिलियन की है। अब इस डाटे के बाद ये एक बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बन रहा है कि 50 साल में हमारे निज़ाम में क्या खामी है कि वो हर लिहाज से हमसे पीछे थे 50 साल, आज वो हर लिहाज से हमसे आगे चले गए। देखिए, एक तो हमें ये ना भूलिए कि इन 50 सालों में उन्होंने बहुत ज्यादा टर्माइल गुजारा है। फौजी टेक ओवर, फौजी बगावतें, फौजियों के खिलाफ बगावतें, मुजीब रहमान का कत्ल, बहुत सारा कुछ हुआ वहाँ पर आज भी जो पॉलिटिकल ऑपरेशन है, जो रूलिंग पार्टी जिस तरीके से कर रही है, वो भी अपनी इंतहा को है। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी डायरेक्शन सही मुतय्यन कर ली थी कि हमने बैसियत कौम अपने आप को किस रास्ते पे लेके चलना है। उन्होंने तालीम को फरोग दिया, बंगाली नेशनलिज्म उनका ऑलरेडी एडवांटेज उनको था, वन लैंग्वेज एडवांटेज उनको था। उनको ये भी था कि हम अब इस स्टेज पर आए, अगर हमने अपने आप को सही नहीं किया तो हमारे लिए नुकसान बहुत ज्यादा होंगे। उन्होंने अपने आप को एक खास लाइन पे लगाकर अपने आप को तरक्की देने के लिए जो भी उनके हाथ में मौके आए, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सपोर्ट में बहुत ज्यादा आई और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मगर जनरल साहब, हमारे यहाँ 71 के बाद से मिलिट्री लीडरशिप भी आई, पॉलिटिकल लीडरशिप भी आई। जब आप हम कहते हैं तो आपसे क्या मुराद है? हमसे तो हमारे हुक्मरान है, तो ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसने भी रूल किया, मिलिट्री लीडरशिप भी आई, तो हमें क्या वो जहानत नहीं है? हम वो पॉलिसीज क्यों नहीं बना सके? देखिए, हमें जहानत की कमी नहीं है, ना हमें समझबूझ की कमी है। हमें अगर कमी है तो सिर्फ ये है कि हम अपने छोटे से मफाद के दायरे से बाहर निकल के सोचने को तैयार नहीं। हमें सिर्फ मैं से गरज है, हमें पाकिस्तान से गरज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान को सामने रखकर अपने फैसले करें तो कोई वजह नहीं है कि हम ना सिर्फ की सही पॉलिसी बना सकें, कोई वजह नहीं है कि हम सही तरफ ना जा सकें, और कोई वजह नहीं है कि ये जो कौम आज हमने हर तरीके से तकसीम कर रखी है, हर लाइन पे तकसीम कर रखी है, और हम उन तकसीमकारों के हाथों में यरगबान बने हुए हैं और करा रहे हैं। हम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। ये वो चीजें हैं जिस वजह से हम, मेरा ख्याल है, बहुत पीछे रह गए। अच्छा जल साहब, एक सवाल है मेरा। इस वक्त एक के बाद दूसरी इकॉनमी क्रैश कर रही है। टर्की क्रैश कर गया है, हमारे हवाले से भी खबरें अच्छी नहीं है। पूरी रियासत, पूरी सहाफत एक बात पर है कि जी एक खानदान और रियासत और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के अलावा ना कोई टीवी पे कोई बात हो रही है, ना कोई, और इतने बड़े चैलेंजेस और इशारे जिसका इन्होंने जिक्र किया। तो ये हम अभी सीरियस होंगे? जो इतनी बड़ी खौफनाक खाई में हम गिरे हुए हैं, जो मईशत का बुरान है। काजी साहब, मेरे भाई, अगर आपको एहसास होगा तो ही हम ठीक होंगे ना। हमें तो सिर्फ इतना, जैसे मैंने पहले अर्ज की थी मलिक साहब के सवाल के जवाब में, कि मैं अपने आप सीधार से बाहर सोचने को तैयार नहीं हूं। मुझे सिर्फ अपने फायदे की गर्ज है। पाकिस्तान, नौज़ुबिल्लाह, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल तो इन खानदानों के इर्द नहीं घूम रहे। पाकिस्तान के मसाइल ये नहीं है कि नून लीग की क़यादत कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, जिस पार्टी क्या कर रही, क्या नहीं।
पाकिस्तान के मसाइल वो हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। 22 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए हमारी सोच का फुकदान आपके सामने खड़ा है आज। अच्छा जनरल साहब, आज दरअसल 16 दिसंबर है, आप उधर कितना अरसा रहे और कितने हमारे पाक फौज के अफसर और जवान थे और वो आपसे चाहते क्या थे? हम कुछ वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे आज इस वक्त भी बॉर्डर पे हमारे पाक फौज के अफसर और जवान दे रहे हैं, आपकी तरफ से क्या पैगाम है उनको? देखिए, मैं वहां पे 1970 में चला गया था और सब कुछ अपने साथ हमने जो भी था उसमें हिस्सा थे हम लोग उसमें। एक फौज, एक बात याद हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान का हर सिपाही पाकिस्तान के लिए हमेशा अपनी जान देने को तैयार रहता है, बशर्ते के कौम के साथ उसके जो लिंक है वो इतना मजबूत हो जितना आपको आज नजर आ रहा है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है तो अफवाज पाकिस्तान मजबूत है। अफवाजें सिर्फ एक हथियार हैं, जंगें कौमें लड़ती हैं। अगर बहसीद कौम हम मजबूत होंगे, इत्तेहाद होगा, तो इंशाल्लाह आपकी फौज आप जो चाहेंगे आपको करके दिखाएगी। मैंने कहा जनरल साहब, कितना अरसा रहे और कितने लोग थे हमारे उधर हमारे पाक फौज के अफसरान? देखिए, ये जानबूझकर ये जो 90,000 और 93,000 की फिगर बनाई गई है, ये सिर्फ वही माइंडसेट है कि हमने फौज को लीड करना है, इसकी लाई गई है। हमारे टोटल वहां पे एट द एंड ऑफ द डे 3 डिवीजन फौज थी और 3 डिवीजन फौज के तमाम एलिमेंट्स वहां पे मौजूद नहीं थे। आर्मर नहीं थी, आर्टिलरी नहीं थी, इंजीनियर्स नहीं थे, सपोर्टिंग एलिमेंट्स नहीं थे। ऑल टोल्ड हमारी फिगर 30,000 से ज्यादा नहीं थी जो फौजी हैसियत में थे। उन 30,000 में जो लड़ाका फौज है बाकायदा, वो ज्यादा से ज्यादा 18 से 20,000 से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि सपोर्ट एलिमेंट्स भी साथ उनके होते हैं। तो आज आके आपके 20 से 22,000 फौजी जो बंदूक लेके खड़े थे, पूरे मशरक़ी पाकिस्तान की सरहद थी उस वक्त, बाहर भी दुश्मन था, अंदर भी दुश्मन था, उसके खिलाफ। अच्छा जनरल साहब, सिर्फ इस पे भारत और रशिया का किरदार था, जहां आपने बताया कि हर किस्म की जिस्मानी तकलीफें आपने बर्दाश्त की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने सोच को उनका गुलाम नहीं बनाया। इसमें भारत और रशिया का क्या रोल था? देखिए, उस वक्त सोवियत यूनियन और भारत का स्ट्रेटेजिक वाहिदा ना होता तो भारत कभी जरूरत ना करता ये। उस वक्त अगर बरतानिया और भारत ना मिले होते तो कभी जरूरत नहीं करता ये भारत। ये तमाम दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान को, एक तो हम तना हो गए, उसके बाद फिर मशरक़ी पाकिस्तान में घेर के पाकिस्तान की फौज को भी और पाकिस्तान को वहां पे जो भी शिकस्त उठानी पड़ी पाकिस्तान। जनरल साहब, उस जमाने में अमेरिका ने कोई छठा बैरी बेरा भी को भेजा था। मैं इतना थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, आप वो क्या था, अमेरिका ने को एक हेल्प की थी, वो आई वाश था कि वो कोई सच भी था? और एक और भी चीज, मैं एक और भी क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जनरल टिक्का मुझे याद है, उनको कहना था कि अगर मैं जनरल न्याजी की जगह मैं होता तो एक असम, एक छोटी सी एक लाइन है, मैं वहां से अटैक करके चाइना से फिजिकली कनेक्ट कर लेता ईस्ट पाकिस्तान को। तो ये नहीं हो सकता था। इस पे थोड़े से आपके कमेंट्स चाहिए मुझे। ये नई जनरेशन वो तो पॉसिबिलिटी थी, अगर आपके पास इतनी फौज स्पेयर कर सकते तो वो चिकन नेक थी, वो आप काट सकते, लेकिन आपके पास शायद वो स्ट्रेंथ नहीं थी, ये हाईएस्ट लेवल पर उस वक्त इस किस्म की सोच नहीं थी, क्योंकि हमें तो सामने से भी दुश्मन था और अंदर भी मुक्ति बहानी खड़े हुए थे हमारे साथ। तो जो 7वीं बहरे बेड़े की बात कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए एक मजाक था हमारे साथ, और बदकिस्मती है कि हमारे बहुत सारे हम जैसे जो लोग थे, इनको पता ही कुछ नहीं था। हमने कहा जी अमेरिकन 7वीं बहरी बेड़ा आ रहा है, आप मसला हो जाएगा। अमेरिकन 7वीं बहरी बेड़ा बहरे बंगाल के नजदीक पहुंचा ही नहीं कभी। अच्छा जनरल साहब, थोड़ी सी बात हम ये भी कर रहे हैं, सान APS ये स्कूल का जो मामला हुआ था, इस हवाले से भी बताइए। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने खुद जनरल मानिक शाह का इंटरव्यू पढ़ा है, जिसमें उसने कहा कि पाक फौज बड़ी वैलियंटली लड़ी थी, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो। लेकिन ये इसके बाद ये इसकी सिंबॉलिक अहमियत भी थी, और फिर हमारे दुश्मनों ने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, दिल हमारा खून हो जाता है, और उसके लोगों को भी हमने काफिर किरदार तक पहुँचाया। इस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा जनरल साहब। देखिए, मानिक शाह ने, मेरा ख्याल है, जो चंद एक ऑनरेबल भारत ने फौजी पैदा किए उनमें से एक, तो उसने कहा जी, उसने पूछा कि भाई पाकिस्तान आर्मी के सर चांसेस क्या थे, उसने कहा पाकिस्तान आर्मी हैड नो चांस, मेरी सुपीरियरिटी 50 to 1 थी, यानी 50 गुना ज्यादा थे वो हमसे।
और उनमें साथ अगर मुफ्ती बानी को शामिल कर लें तो एक सुपैरिटी बहुत ज्यादा बन जाती है ये। और हम जो जंग लड़े 20 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, तो ये कोई इतनी मामूली जंग नहीं थी जो हम लड़े हैं उससे। अल्टीमेटली जो हुआ वो आज भी हमारे लिए एक हमारे माथे पे एक दाग है जिसको मिटाना लाजमी है। लेकिन वहां पे जो रैंक एंड फाइल थे उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी में कभी दरेग नहीं किया। मैंने किसी को आखिरी दिन तक ये कहते नहीं सुना कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा। अब आइए जी थाना APS की तरफ। जी जी 16 दिसंबर के ये जो 2 जख्म हैं ये शायद पाकिस्तान की कौम की साइकी से कभी खत्म नहीं हो सकेंगे। ये जानबूझ के ये डेट चुनी गई 16 दिसंबर की, और जानबूझ के ये जो काम हुआ ये सारा, इसमें हमारा इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे बच्चों को बहीमाना उनकी शहादतें हुई हैं, ये एक आम दुश्मन नहीं कर सकता। ये कोई इंतहाई सफाक जहन ही ये कर सकता है उसके साथ। और इस सफाकी में अक्रॉस जो भारत का जो शामिल ना होना एक मौजूदा होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उन्होंने इस्तेमाल जिन लोगों को किया, वो लोग एक खिलौना बन के साथ में इस्तेमाल हुए, उनको तो कहते किरदार तक आपने पहुंचा दिया, लेकिन जिन लोगों ने इनको लॉन्च किया उनको अभी कहते किरदार तक पहुंचाना बाकी है। ये मत भूलिए आप कभी। जनरल साहब वो आना और बहीमाना बच्चों के साथ सलूक दुनिया की तारीख में शायद ना पहले हुआ है, ना शायद इसके बाद कहीं होगा। जनरल साहब बिल्कुल सही आपने निशानदेही की। 7 साल हो गए, हम अभी तक मास्टर माइंड पे नहीं पहुंच सके। लाजमी बात है, जो असल तो दुश्मन वही है ना जिसने ये प्लान किया, वो आपने जिक्र कर दिया। मैं सदर जरदारी साहब को कोट करूंगा। आज उनका बयान है कि ये जो जुल्म हुआ है, ये जो ज्यादती हुई है, ये रियासत का हक नहीं है कि उन खून का फैसला करे, उनको माफ़ करे। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? उनको भी 7 साल के बाद ये याद आया। देखिए जी, वो याद कहते हैं जब आपको जो मौका बाद में याद है आपने मुझे मार लेना चाहिए। बात यह है कि बातचीत ठीक है, लेकिन बातचीत उन लोगों से की जा सकती है जो थोड़े बहुत रीजनेबल हों। बातचीत इन लोगों से नहीं की जा सकती जिनके हाथ पाकिस्तान के खून से रंगे हों, पाकिस्तानियों के खून से रंगे हों। आप कैसे उन बच्चों के वालिदैन को तसल्ली दे सकते हैं? कैसे उनको ये समझा सकते हैं उनको ये? हाँ, ये पॉसिबल है कि जो TTP के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप अलहदा कर दें और जो हार्ड कोर है उनके पीछे आप जाएं, आप उनको माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर ना तो आप भरोसा कर सकते हैं, ना इतना जालिम कभी आके पाकिस्तान में कभी आराम से या अमन से रहने देगा। जल साहब, आपने हमें वक्त दिया और रोशनी हालात पे डाली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये 2 वाक़यात हमारे दिल पे उदास करके चले जाते हैं, मगर हमें इसकी बात भी करनी है, इनसे सीखना भी है और एक अच्छे कल की तलाश भी करनी है। ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे सियासत के मार्च पे क्या हो रहा है। मार्च से पहले कुछ होना है या कुछ नहीं होना, या मार्च के बाद जो है अप्रैल ही आना है। एक ब्रेक के बाद बड़ी साहब कहानियाँ बन जाती हैं, उनकी कोई अहमियत हो ना हो। ये नवाज शरीफ साहब तो पहले ही वहाँ पे हैं, ये मखदूम साहब भी वहाँ जो है, मखदूम अहमद साहब साबिक गवर्नर जो हैं, इनकी मुलाकात हुई है, जहांगीर तरीन साहब भी है, और इसके बाद एक र्यूमर मिल चल पड़ी है। इसमें हकीकत क्या है, क्या हो रहा है? देखें काजी साहब, पहले मैंने हमेशा देखा था सियासी जमातें कंफ्यूज होती थी, अब कुछ और लोग भी कंफ्यूज हैं। ये बातें अचानक जो नून लीग को जैसे बिल्ली को आम चिचड़े हुकूमत नज़र आ रही है, इसके पसे पर्दा हकायक है। शहबाज साहब की मुलाकात हुई 1001%। मुस्लिम लीग नून अचानक, आप देखें ना, शाहिद हकान अब्बासी जो मरीम नवाज कैंप के थे, नवाज शरीफ कैंप के, उन्होंने भी कहा जी हमारे लीडर शहबाज शरीफ हैं और यही बनेंगे। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन मेरी जो इतला है कि नवाज शरीफ ये शर्त रख रहे हैं कि जी कि मुझे मेरे केस ख़त्म किए जाए। मरियम ने कल इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया है, डील करनी है तो मुझसे करे, एस्टैब्लिशमेंट से मैं लड़ूँ, अदलिया से मैं लड़ूँ, केस मेरे चल रहे हैं। लेकिन बात पसे पर्दा बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। अचानक देखें वजूद्दीन साहब का एक आता है बयान, ठीक है,
उसके बाद हुकूमत के इत्तेहादी MQM के साथ वो आज खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको ज़रा लिंक करें। अचानक नवाज शरीफ परवेज़ लाई साहब को फ़ोन करते हैं और आज MQM कहती है हम हुकूमत का बोझ नहीं उठाएंगे उनकी गलतियों का। पसे पर्दा बात चल रही है, लेकिन नून लीग खुद किसी नुक्ते पे नहीं आ रही। अगर शहबाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट है तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा है। उनकी एक शर्त है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालतों ने तो मेरिट पे केस करना है कि जी हमें बताए तो सही आप न्यूट्रल हुए हैं कि नहीं। बकौल उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पार्टी है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अपने लोगों से जागना चाहिए। ये भी इतला है कि एक वफाकी वजीर ने लंदन में राब्ता किया है। इससे ज़्यादा मैं मलिक साहब ज़्यादा रोशन हरकत तेज तर रहे और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मलिक साहब सफ़र है ही नहीं, मेरा ख्याल है ये भी हमारी तरह एनालिस्ट है, जिस तरह हम बातें करते हैं। मुझे बताएं इनके पास कोई पॉलिटिकल कोई मूवमेंट हो, कोई मिशन हो। वो गोरा जिसने ये जमहूरियत बनाई है वो कहता है अपोजिशन जो होती है वो गवर्नमेंट इन दी वेटिंग है, इन्होंने वेटिंग है। ये कोई बता दें कि इनके पास इकॉनमी PTI ने यूँ तबाह बर्बाद किया, हम इसका ये सोल्यूशन लाएंगे, क्रिकेट आपका ख़त्म हो गया हम ये सोल्यूशन लाएंगे। ये इस तरह बयान आता है, कुछ भी नहीं होना। असल कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। ये खबरें आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ। नवाज शरीफ कहाँ पे खड़ा है? नवाज शरीफ इस पॉइंट पे खड़ा है कि इलेक्शन के अलावा हमें कोई चीज़ सूट नहीं करती। अब पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि वो जब वो इलेक्शन में जाते हैं, असम्बलियाँ टूटती हैं तो उनका सिंध बीच में मुर्गा हलाल हो जाता है। और सिंध जरदारी की जो सारा फोकस है अभी तक वो है कि सिंध हाथ से ना जाए, क्योंकि सिंध रहेगा तो पंजाब में फंडिंग करेंगे ना इलेक्शनों के लिए। तो ये अंदर की लड़ाई हैं। अब ये मखदूम अहमद साहब जो हैं ये पीपल्स पार्टी के बड़े डार्लिंग हैं, ये गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, और ये जंगीर तरीन साहब की जो हमशीरा है मेरा इनके घर में ब्याई भी है, ये बड़े आपस में इनका बड़ा क्लोज रिलेशन भी है। तो एक बात मैं आपको कॉन्फिडेंट से खबर की दे रहा हूँ कि नंबर इनके पास पूरे हो गए अपोजिशन के पास, जिसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून अगर ये नंबर से चले तो ये अदम एतमाद ला सकते हैं। मगर इन दोनों को ये पता नहीं कि अदम एतमाद ला के आगे क्या करना है, ये इशू है जी। सलमान शहबाज साहब को कहा और नदीम मलिक साहब को भी उन वजीर साहब का पता है। बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब की आंखें नहीं खुलती। जाने तो जाने क्या होता बाग ही सारा वो शेर है जो आप जैसे साहिब मलिक साहब कह रहे हैं नंबर गेम पूरा है। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं आपकी तरह। गालबन 84 है नून लीग के, 54 है पीपल्स पार्टी के, ये मिला के 138 बनते हैं। 172 पहले इधर पूरे करें। वो भी आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी की 752 चल रही है। नवाब जरदारी साहब ने चंद रोज पहले कहा है वो धरती के दुश्मन है, गद्दार तक कह दिया। मुझे ये बताएं, एक ही कानूनी और आईनी तरीका है इमरान खान की। अब वो हुकूमत तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जितना फीडबैक लिया कि अगला इलेक्शन में हार जाऊंगा। ये मेरी राय है, मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इस पर कायम हूँ। मुझे बता दें अगर नंबर गेम पूरा है तो सुबह अदम एतमाद ले, कानूनी हक है इनका। इमरान खान इन्होंने जलसे किए नहीं गिरा, इन्होंने जुलूस किए नहीं गिरा, इन्होंने इस्तीफे मांगे नहीं गिरा, इन्होंने इस्तीफे देने की धमकी दी नहीं गिरा, लॉन्ग मार्च किया, फलां किया। अब दरअसल इमरान खान साहब अपने आप दुश्मन है। इस पर जब जॉइंट सेशन था इन्होंने ताकतवर हलकों के आगे अपनी शर्त रख दी कि पहले मेरे ये 2 मुतालबे भी मंजूर कराओ। तो अब खिचड़ी पक रही है, लेकिन इस खिचड़ी को शरीफ फैमिली में अंदर से ही नाकाम कर दिया जाएगा। मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ। ये नवाज शरीफ इस महीने आने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। मुझे देखे वो अदालतों में फैसले हैं। अगर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फैसले उन्होंने करना है, मरियम को उसमें से क्लियर कर देती हैं, लेकिन ये फैसले हम नहीं करते, हम अंदाजा ले रहे हैं, तो नवाज शरीफ का केस ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या वो ताकतवर हल्के जिनको ये जेर करने चले थे, जिन पे ये धांधली के इल्जाम लगाते थे, जिनसे ये इस्तीफे मांगते थे, क्या 8 लाख फौज इस तरह? मुझे कंफ्यूज हूं मैं बस। काई साहब मैं एक छोटा सा कमेंट करूं। ये जो साइंस है ना, ये जो 20 के करीब PTI के लोग हैं, अभी तो आपने खबर खुद भी सुन ली है, नदीम मलिक ने भी यहाँ कर दी, वो नून से ये कह रहे हैं कि भाई हम उस दिन छुट्टी कर जाएंगे, हम असेंबली नहीं आएंगे क्योंकि वो आपका फ्लोर क्रॉसिंग का भी लॉ है। गेम सारी ये वो गारंटी चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में नून हमें टिकट दे। ये मैं आपको खबर नहीं मलिक साहब, मैं आपकी तरफ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन छुट्टी नहीं कर सकते। जब अदम एतमाद लाते हैं नंबर, फिर अपोजिशन को पूरे करने हैं, उन्हें असेंबली में बंदे शो करने हैं।
तो अगर वो 16-17 लोग नहीं आएंगे उस दिन हुकूमत के से वोट नहीं डालेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा ना। अच्छा वो हुकूमत के कह रहे हैं मैं सिंपली गुजारिश ये कर रहा हूं, मैं ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेक एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी जस्टिस वजीउद्दीन के बयान से, उसके बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी चूँकि जहांगीर तरीन साहब का जो आ गया था, रिबटल आ गया था। बहरहाल आज फिर उन्होंने कुछ कहा, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, सुनाइए जी। देखें, जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बट साहब, अब जी बड़ी साहब क्या से इसको जोड़ कर देखते हैं, और फिर जब जहांगीर तरीन साहब की आपसे बात होगी, मेरी खुद बात हुई। देखें, वजीउद्दीन साहब नहायत ऑनरेबल काबिल एहतराम है। देखिए, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, उन्होंने पीछे बात लगी हुई, लेकिन अब इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान साहब, साबित ये करें ना, सबूत तो ये दे। एक तरफ खुद फरमा रहे हैं कि ऐसी चीज़ों का लेन देन सबूत नहीं होता। हमें भी पता है पूरे मुल्क में करप्शन हो रही है, इसीलिए हम किसी का नाम नहीं लेते, हालांकि हमें कन्फर्म होता है कि इतने किसने में डील की, कितने पैसे लिए, लेकिन क्योंकि रिश्वत लेने और देने का कभी भी सबूत नहीं होता, रसीद नहीं होती, रिसीविंग नहीं होती कि मैं इस गरज से दे रहा हूँ काम या ये फ़ायदे ले रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है वजीउद्दीन साहब जो काबिल एहतराम है, जज है, और उन्हें पता है कि अदालतों में सबूत देने पड़ते हैं, एलिगेशन खासा नहीं होता। लेकिन एक ऑनरेबल है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने वहाँ शिगाफ कहा था कि मैंने कभी उनके घर के खर्चे के लिए, ये लफ्ज़ कहा था खर्चे के लिए, बाकी क्या किया मुझे नहीं पता भाई, मैं को लेने देने में तो आता नहीं। मलक साहब से पूछे। आज फिर वो खालिद मकबूल साहब से भी मिलके गए हैं वजीउद्दीन साहब। नहीं, उसकी कोई रीज़न ये नहीं है, वो सिंपल सी है कि हमारे आपको पता लड़ाई झगड़ा ना हमारी सियासत में किस तरह होता है। MQM का फड्डा पड़ा है पीपल्स पार्टी सिंध के साथ, बल्दियाती इलेक्शन, हमने वो डिस्कस किया हुआ है। उस सिलसिले में वो जो पीपल्स पार्टी के एंटी वहाँ पे जमाते हैं, आपको पता है जज साहब जो कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं, तो ये मीटिंग का मकसद कोई मतलब ये बयानबाजी नहीं था, वो उनका अपनी चला रही है MQM कि वो ये बल्दियाती निज़ाम जो ला रही है पीपल्स पार्टी, उनका ख्याल ये है कि वो उस निज़ाम में वो शहरों को कंट्रोल करेंगे, हम फिर मौजू से हट जाएंगे। तो जज साहब उस सिलसिले में उनसे मिले। जो भट्टी साहब ने कमेंट किया तो जज साहब का बिल्कुल उन्होंने एक करैक्टर दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है मेरे हाथ मुकदमा करें, आप मुझे अदालत में ले जाएं, तो वो साबित करें या ना करें तो कानून जाने वो जाने। उन्होंने ये तो नहीं कहा। फवाद चौधरी साहब ने भी मीडिया को भी इसमें जो है कुछ कहा है, जरा देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। इसी तरीके से हम उन टेलीविजन को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्जाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया और इनको चलाया गया। अच्छा, अब ये तुराब साहब जो एक फवाद चौधरी साहब ने भी गालिबन जस्टिस वजीउद्दीन साहब के बारे में फरमाया था, जरा वो भी जरा अगर मुनासिब समझे तो आप चला दें। कैसे मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जरा क्योंकि इसको लिंक करते हैं ना, क्योंकि साफत को इन्होंने पंचिंग बैग बना लिया और इंतहा की अब हुकूमत ज्यादती कर रही है जर्नलिस्टों के साथ, थोड़ी सी नहीं। अगर यार मिला है वो ढूंढ रहे हैं। आपको याद होगा कई सब इन्होंने फवाद चौधरी साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, हर आदमी रिस्पेक्टेबल है चाहे हुकूमत में चाहे आप। इन्होंने कहा था मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ने इतने के ऐड लिए। हाँ, साफियों को भी नाम लिए, साफियों के नहीं नाम आया, नहीं सॉरी कहा था कि साफियों ने पैसे एक मैं कह रहा हूं आज भी पंजाब में फज पेमेंट की जा रही है, इतनी इखलाकी जरूरत लाए ना। हम तो कह रहे हैं साफियों के नाम लाए, हमें पकड़े जो भी पैसे खाता है क्रॉस। ये जो फवाद चौधरी साहब ने उनके बारे में कहा था, जी सुनाइए जी। वजूद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मसखरे फिर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि से का दिन आप जैसे दोस्त जो हैं वो सवाल कर लेंगे, नाम शाम आ जाएगा। इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, तो इस बहाने है कि आप लोगों की तवज्जो आ जाती है, तो इन मसखरों पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। अच्छा मलक साहब, मैं थोड़ा सा, मैं क्योंकि ट्रेड यूनियन तो मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं तो बड़ा अफसर तो आपकी दोनों की तरह नहीं हूँ। ये मोहतरम फरमाते हैं कि वजूद्दीन साहब को क्रिमिनल केस करेंगे, अच्छी बात है, और सहाफियों को भी नोटिस दे देंगे। एक साबक चीफ जज जस्टिस को हाई कोर्ट जिसने PCO के तहत कलम भी नहीं दिया, उनको इन्होंने ये मस्खरा कह दिया, इस पर अब इनको कौन नोटिस भेजेगा? अब देखिए मजे की मुझे तो आप गोली मारो भाई, मैं तो तुम्हारा इजी टारगेट हूँ, मुझे तो आप बड़ी खूबसूरत आपने जगूटा जिन लगाया हुआ हमारे पीछे,
कभी फॉलो करता है, कभी क्या करता है, वो क्या चाहते क्या ये साहब? नहीं देखिए, सिंपल सी बात है, आपने जो बात की, हमने रिपोर्ट, हम तो रिपोर्टर है ना मीडिया की। इस पे हमें क्या करें? अच्छा, इसका वजीउद्दीन साहब को चाहिए वो हमारा गिरेबान पकड़े कि तुमने मुझे मस्करा कहा, फिर वो जीएनएन पे मुकदमा बनता है ना इनके लॉजिक के मुताबिक। चलाया ARY। हमने तो आपने जो कहना हमने रिपोर्ट करना है, आप हुकूमत के तर्जुमान है आप। अच्छा, वजीउद्दीन साहब ने भी बड़ी सख्त बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा ये किस पॉइंट से कह रहे हैं, अगर हद तक इज्जत है, अगर मैंने किसी की बेइज्जती की है तो वो तो वजीर आज़म पे। कादी साहब, अबसार साहब, आलम साहब थे ना, मैं और साबर शाकर साहब थे, हैं, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, दर्जनों नोटिस हुए ना कि हमें एक दफा यार गोली मरवा दीजिए। ये ना हुकूमत कम से कम ये एहसान करे, हर बात में इन्हें मीडिया बुरा लगता है जो इनके कसीदे नहीं पढ़ता। इन्होंने जो वजीउद्दीन साहब ने गलत बयान दिया, इनके मुताबिक हमने वो चला दिया। एक जज है, एक पार्टी के सरबराह है, इन्होंने जो फरमाया फवाद चौधरी हमारे भाई ने, हमने वो चला दिया। तो मीडिया को क्यों टारगेट करते हैं, मुझे ये समझा दें यार। मैं कह रहा हूं, जबकि आज भी उसी तरह नामुनासिब तरीके से ऐड दिए जा रहे हैं, मीडिया क्यों इन्होंने बनाया? पिछले वो ना हम मस्कीनों का वो है नहीं वाली वारस, तो फिर हम क्योंकि 5 करोड़ का हमें तो और लोग भी मीटिंग में बड़ी धमकियां देते हैं। अब तो वो भी हमें हमारे मुंह में बैठ के कहते हैं कि जनाब ये पावर में आए तो बड़े रिवेंज लेंगे। अच्छा, दूसरी हमारे से रिवेंज लेंगे। अच्छा, बड़ी साहब इक़्तिदार में आ गई तो आपकी बारी वहां पे भी है, आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बदला लेंगे। याद करो यार, उन्होंने भी क्या फुटबॉल बनाया, मीटिंग में बातें करते हैं हमारे बारे में। नून लीग भी हमें हिट कर रही है, इधर से भी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं भाई सुबह गोली मरवा दो। अच्छा जी, मेरे साथ हैं इस वक्त नस्र जैसे एक बड़े प्रेस्टीजियस इदारे के सरबराह और एक अहम मैशत के हवाले से एक अहम शख्सियत जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, ये हमें हमेशा टाइम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक आपको साहब ये बड़ी खौफनाक बात उन्होंने कही है, आप इसको क्या समझते हैं, किस हद तक ये दुरुस्त है और किस हद तक ये गलत है? डॉक्टर साहब देखें, अगर ये तो अकाउंटिंग टर्म्स में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन फैक्चुअली अगर आप देखें कि एक मुल्क जो है पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, वो एक डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। डेट ट्रैप, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माजी में इतने कर्ज ले लिए हैं कि अब जब उसकी बारी आ रही है अदायगी के, तो हमारे पास जेब में पैसे नहीं हैं, तो फिर हम बोरो करते हैं और बोरो करके उनको कर्जा दे देते हैं। फिर हमें टाइम मिल जाता है 2 साल 3 साल का, फिर जब उसकी बारी आती है फिर हम बोरो करते हैं, फिर दे देते हैं। इसी तरीके से हम टाइम बाय कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के टर्म में शायद वो समझते हैं कि इसको बैंकरप्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है कर्जों की अदायगी के लिए। तो हम जब ड्यू हो जाता है तो हम बोरो करके दे देते हैं और वक्त हमारा चलता गुजरता जाता है। तो इस तरीके से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया, अगर हमें कोई कर्ज वापस सूद समेत देने के लिए पैसे ना दे, देन व्हाट, फिर क्या आप देखते हैं, क्या खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है दुनिया में कि हम जैसे मुल्क को हम जैसे पाकिस्तान ऐसे मुल्क को कोई ये कहे कि जी हम आपको कर्जा ही नहीं देंगे। दुनिया की मार्केट खुली पड़ी हुई है, इंटरनेशनल डेट कैपिटल मार्केट जिसे कहते हैं, जहां दुनिया के मुल्क जो है वो बॉन्ड फ्लोट करते हैं अपना पीस ऑफ पेपर, और उस पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हजारों की तादाद में आपको मिल जाएंगे जो आपको पैसे दे देंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। ये दुनिया के बाकी ममालिक तो IMF के पास या वर्ल्ड बैंक के पास पैसे के लिए तो नहीं जाते हैं, वो इसी तरीके से। आप शबरजादी साहब से साथ इत्तेफाक नहीं करते कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है बैंकरप्सी वाली? देखिए, उन्होंने अकाउंटिंग सेंस में कहा है ना कि जब आपका कर्जा ड्यू है और आप कर्जा अदा करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब यह है ना कि आपने डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन होता यह है कि उसकी अदायगी के लिए हम कहीं और से बोरो कर लेते हैं, बोरो करके उसको पेमेंट कर देते हैं और हमारा सिलसिला चलता रहता है। इसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। तो ये हकीकत है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो है वो डेट ट्रैप में दाखिल हो चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं एक और, आप वाहिद हमारे मेशेदान हैं कि जिन्होंने मीडिया पे आके वाशिंगटन कंसेंसस का नाम भी लिया, कम से कम इतना हम देखते हैं आपका कंट्रीब्यूशन। और मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत से मफरूजे उड़ गए न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, गरीब गरीब से तर हुआ, अमीर अमीर तर हुआ, प्राइवेटाइजेशन जो है उसने हमारे मुल्क में कार्टल्स बना दिए, और उन कार्टल्स क्या तो हुकूमत यरगमाल है। हम स्ट्रक्चर्स पर रीथिंक क्यों नहीं करते और बहस क्यों नहीं करते हमारे मेशदान? डॉक्टर साहब
मैं आपको दाद देता हूं काजी साहब, आपको न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का भी पता है, आप वाशिंगटन कंसेंसस का भी जिक्र कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी हमारे एंकर पर्सन को इन सब चीज़ों से वाकियत है, तो ये मैं आपको दाद देता हूं इस हवाले से। देखें, बात यह है कि इसको कौन करेगा? हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क है, हम तो नहीं कर सकते। ये थिंकिंग जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर अमेरिका या इस किस्म के जो वेस्टर्न वर्ल्ड हैं, अगर वो इस इकोनॉमिक थिंकिंग को, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को, अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना है चाइना में, हो सकता है कि कुछ ऐसे ही इदारे एशिया में भी बन जाए। मिसाल के तौर पे एशियन मॉनेटरी फंड है, वो भी बन सकता है। तो फिर जब इन अदारों की तरफ जाएगा कौन? तो ये इनके अपने मफाद में है कि जो हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को अपने काबू में रखते हैं किसी न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के जरिए से, तो ये लोग फिर किसी और तरफ देखेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, पावरफुल मुल्क हैं, ये लोगों को, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को मजबूर ना करें कि हम किसी और तरफ देखना शुरू कर दें। कबल इसके कि हम देखना शुरू कर दें कोई ऐसा इदारा आ जाए, उससे बेहतर यह है कि ये अपने अंदर रिफॉर्म्स पैदा करें। हमें रिफॉर्म्स के लिए लेक्चर ना दें, पहले अपने अंदर रिफॉर्म्स करें, फिर हमें लेक्चर दें आके। डॉक्टर साहब, मैं अपना वजीर आज़म पाकिस्तान को कोट करूंगा। जब उनका इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा था कि दावा किया था कि मेरे पास जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, उनमें एक नाम उन्होंने लिया था आतिफ मियाँ का। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था 3 साल पहले। उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो इशू है वो कर्जा नहीं है, पाकिस्तान का इशू ये है कि जो हम कर्जे लेते हैं वो नॉन डेवलपमेंटल होते हैं। मतलब हम कर्जे लेके तरहाएं तरुहें दे के सियासत चला रहे हैं। अगर कर्जे हम ऐसे लें कि हम उससे डेवलपमेंट करें, पैसा बनाएं और उनका कर्जा वापस कर दें, तो आप इस थ्योरी को किस तरह समझते हैं? देखिए, टेक्स्ट बुक में तो ये बिल्कुल सही कहते हैं, और वो है भी एक प्रोफेसर आदमी, तो उन्होंने किताबों में जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि हम कर्जे लेकर जो है नॉन डेवलपमेंट, जी हाँ, नॉन डेवलपमेंट या डे टू डे एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं और तरक्याती प्रोग्राम में नहीं करते हैं, कुछ एसेट क्रिएट नहीं करते हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं करते हैं कि जिससे वो आप डेट की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो ये किताबी बातें हैं, अच्छी लगती हैं किताबों में। हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो रियल लाइफ इकोनॉमिक्स है वो किताबों से ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो मुझे उनके थ्योरी पे, उनके जो बातें की हैं उसमें कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन ये किताबों वाली बातें हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही किताबों वाली बातें हैं कि अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। ये किताबों में लिखा हुआ है, ये वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए है। डॉक्टर साहब, हल क्या है? डॉक्टर साहब, हल भी दे देना, मैं इसका सोल्यूशन फिर क्या है ये कर्जे का? देखिए, ये इस तरीके से चलते फिरते आप किसी से हल मांग ले, वो क्या हल देगा? ये बहुत सीरियस किस्म के, इसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी होंगी जो इस 2 मिनट में आपको नहीं बता सकता हूं। सिर्फ ये मैं बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर को कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानने की कोशिश करें जिन्होंने उनको यहाँ पहुंचा दिया है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अपने इंपोर्ट को कर्व करने की भरपूर कोशिश करें, भरपूर। ये लीपा पोती से और ये थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं कर देने से, किसी में 5% इंटरेस्ट रेट ड्यूटी बढ़ा दिया, किसी में 10% बढ़ा दिया, इससे नहीं होगा। आपको बहुत सख्त इकदाम करने पड़ेंगे अपने इंपोर्ट को कर्व करने के लिए। वो कौन सा इंपोर्ट जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल लग्जरी इंपोर्ट है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे मुल्क के एलिट्स के कि खुदा का खौफ करें कि 5-5, 4.5 करोड़, 5 करोड़ की गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं जो कराची के पोर्ट में पड़े हुए हैं क्लियर होने के लिए। डॉलर इस गरीब मुल्क का जा रहा है। अगर आप एलीट हैं, दौलतमंद हैं, तो इस मुल्क में है। ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप भी फकीर हो जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ। तुर्की की इकानमी बड़ी स्ट्रांग समझी जाती थी, ये 2-3 दिन पहले देखे वो क्रैश कर गई, लीरा बैठ गया और वहाँ इन्फ्लेशन 58% है। ये क्या चेन रिएक्शन होगा और हमारी जैसी रियासतें इस चुंगल में आ सकती हैं? देखिए, किसी भी मुल्क की जो है ना इस किस्म के जो इकोनॉमीज हैं,
वो क्रैश करती भी हैं, क्रैश कराई भी जाती हैं। तो आप अगर टर्की के स्टांस को देखें, जिस तरीके का उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, तो ये तो होना है, ये तो होगा। क्रैश अगर ना भी हो तो क्रैश कराया भी जाता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी दे तो किसी और तरीके से क्रैश कराया जाएगा। इससे पहले भी हो चुका है एक मरतबा, जब उसको कतर ने बेल आउट कर दिया था, उनके रिजर्व पे प्रेशर आ गया तो कतर ने 15 या 20 बिलियन डॉलर उनके बैंक में जाके रख दिया, तो उसमें रिजर्व उनका बढ़ा, उनके एक्सचेंज रेट में जो स्टेबिलिटी आई। तो देखें, मैं हमेशा कहता हूं टर्की की इकोनॉमी, द स्ट्रक्चर ऑफ टर्किश इकोनॉमी एंड पाकिस्तान इकोनॉमी आर डिफरेंट। टर्की जो है एक यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन वाला एक मुल्क है और एक बहुत एडवांस मुल्क हो चुका है माशी तौर पे। हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं। टर्की और पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। वो वहां पर शायद वो इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ाएं तो हो सकता है कि उनके जो रिजर्व पे प्रेशर ना पड़े। हम जैसे मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदा नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा अफगानिस्तान के इशू पे प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान साहब ने, और अब भी उधर जमहूरी नहीं गए। तो क्या खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कोई साजिश कर सकते हैं कि इकोनॉमी को हिट करे हमारी, जैसे बादुल नजर में लग रहा है? IMF के जरिए से क्या हो रहा है? इतना ब्रूटल IMF तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना ब्रूटल IMF कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। और मुझे मालूम था कि ये होगा ऐसा ही। अंडर द चेंजिंग जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट, IMF एक बिनाइन IMF नहीं होना था, जैसे वो 2013 से 2016 का था बिनाइन IMF। ये ऐसा IMF नहीं हो रहा था। तो ये तो मुझे पता था, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा हुआ था, लेकिन बहरहाल उनकी कोई मजबूरी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को आप क्या मशवरा देते हैं इन हालात में? क्या वो करेंगे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि उनकी टीम को इतनी अहम नहीं लगती। मेरी बात तो खैर वो सुनते नहीं है, वरना बहुत आज यहाँ तक नहीं पहुँचते जो जहाँ हम पहुँच गए हैं। मैं आज फिर कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द लोगों पे नजर रखें जिन्होंने वहाँ इनको पहुँचाया है। अच्छा, आखिरी बात बता दें, रजा बाकर के बारे में आपकी क्या ख्याल है? वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए या IMF के साथ ही कोई लिंक बनता है उनका? पाकिस्तान में किसी एक शख्स को बता दें जो वो ये कहे कि रजा बाकर इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद है। एक भी आदमी दिखा दें। रजा बाकर साहब वो कहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर से होगी कि इनके अप्रैल 22 में इनका टेन्योर पूरा हो रहा है, इसको एक्सटेंशन ना दें। और दूसरा जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर है, उसको भी कहें कि भाई आपको भी एक्सटेंशन नहीं, आप भी जाए। इसको अभी से तलाश करना शुरू करें अपने गवर्नर के लिए। तो ये मैं कहूँ डॉक्टर साहब, बड़ी ड्रास्टिक मेजर्स करनी पड़ेंगी। 2020 का रिसेशन जो है, अब देख लें क्वांटिटी, वो अमेरिका बहादुर तो अपने नोट छाप के गुजारा कर रहा है, हम तो नहीं कर सकते। तो ये तो पॉलिटिकल अनरेस्ट के खतरे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट्स बन रही हैं। अब तो IMF भी रिकॉर्ड कर रहा है कि कहाँ ईरान में अनरेस्ट हुआ, आप अभी देख लें बहुत से मुल्कों में कूच भी हो रहे हैं। तो आपका इसकी सियासी इंप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? IMF के प्रोग्राम के सियासी इंप्लीकेशन यही होता है, तहरीर स्क्वायर होता है। आप खुद सोचें इस प्रोग्राम के क्या आउटकम है। मैं कई मरतबा आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं, मुल्क में कर्जा बढ़ता है और मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है। जब मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी तो जॉब्स कम क्रिएट होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी और यही लोग सड़कों पे निकलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मिनी बजट आ रहा है, इससे क्या आप समझते हैं महंगाई होगी मजीद? किस चीज पे? मिनी बजट। अब ये देखना होगा ना कि जो मिनी बजट में किन आइटम्स पे सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन को खत्म किया जा रहा है। अगर वो आम खाने पीने की अशिया है तो वो टू दैट एक्सटेंट खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएगी, और अगर कोई वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है या कुछ है तो उसमें अगर आप हटा लेते हैं तो आपको उस पर टैक्स लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इंडस्ट्रीज को के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किन किन आइटम पे ये सेल्स टैक्स के एग्जम्पशन को खत्म किया गया है।
बहुत सारे ऐसे भी आइटम होंगे कि जिसमें खत्म अगर कर भी दे तो शायद कोई फर्क ना पड़े। ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप बेलाग बात करते हैं, साफ बात करते हैं और इस मुल्क के मफाद में होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो डॉक्टर साहब ने इसी पर मैं क्लोजिंग करूंगा कि IMF अल तहरीर स्क्वायर बना देते हैं। अल तहरीर स्क्वायर से मुराद वो मिस्र की तहरीक थी जिसने एक डिक्टेटर को उखाड़ फेंका था। मेरे ख्याल में इससे पहले चीज़ें ठीक करनी, जैसे डॉक्टर साहब कहें। अल्लाह करे चीज़ें ठीक हों। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।